जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज ट्रिक्स में। साथियों, आज हम लोग 27 नवंबर 2023 के डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस रोज़ की तरह ही क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगा, तो ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। साथियों, तो पहला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो आपको बताना है जो इंटरनेशनल डे है फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, उसकी थीम क्या है साल 2023 की। ठीक है साथियों, इजी सा क्वेश्चन है, थीम बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है एम्पावरिंग सर्वाइवर्स ब्रेकिंग द साइलेंस, सेकेंड ऑप्शन है यूथ एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर वायलेंस, थर्ड ऑप्शन है यूनाइट इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, और लास्ट ऑप्शन है आपके लिए ऑनलाइन वायलेंस एंड साइबर सिक्योरिटी फॉर वुमेन। तो इसमें से क्या थीम है इस बार की इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की। तो साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूनाइट इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। तो ये जो सी ऑप्शन है आपका, ये सही ऑप्शन है। तो इस बार की जो थीम है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की, एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की, तो वो क्या है, यूनाइट इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक है, लंबी थीम है तो याद रखिएगा बस यूनाइट। यूनाइट अगर आप पकड़ लेंगे शब्द तो एग्जाम में इसी से जुलते मिलते आपको जो है ऑप्शंस मिलेंगे। तो अगर आपको ये ऑप्शन देखेगा यूनाइट कहीं पे, तो आप इसको टिक करके अपना क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है, नवंबर 25 को हम लोग साथियों सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। थीम क्या है, यूनाइट इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक है साथियों, यूनाइट इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है, एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है, आपको ये बताना है, क्योंकि ये इंडियन है और एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इनको अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर का, इसलिए ये क्वेश्चन प्रोमिनेंट हो जाता है। ठीक है साथियों, हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं अपने। पहला ऑप्शन है एल्विन गोम्स, सेकेंड ऑप्शन है प्रताप महाजन, थर्ड ऑप्शन है इशवाक सिंह, और फोर्थ ऑप्शन है शेखर शास्त्री। तो इन चारों में से किसको एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। तो साथियों, इसका सही आंसर है इशवाक सिंह। ठीक है, इशवाक सिंह को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है एट स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि इनको किसकी परफॉर्मेंस के लिए मिला है, तो ये इनकी फिल्म थी बर्लिन, जिसके लिए इनको ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ठीक है, इशवाक सिंह को मिला है किस मूवी के लिए, तो बर्लिन के लिए मिला है। ठीक है, आपसे हो सकता है दोनों ही डायमेंशन में पूछ ले कि किसको बेस्ट एक्टर मिला है या बेस्ट एक्टर इनको मिला है, लेकिन किस फिल्म के लिए मिला है, तो आपको फिल्म का भी नाम याद रखना है, बर्लिन। ठीक है, बर्लिन, और बर्लिन मूवी का नाम है, फिल्म का नाम है जिसमें इन्होंने काम किया है, जिसकी वजह से इनको इशवाक सिंह को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इशवाक सिंह है और बर्लिन है, इस जो क्वेश्चन है इसके दो डायमेंशन। ठीक है, एशियन स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग अनवील्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल। तो किस स्टेट ने इंडिया के अनवील किया है, जारी किया है या लॉन्च किया है इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल। ठीक है, 3D प्रिंटेड टेम्पल आपको बताना है किस स्टेट ने अभी जो है अनवील किया है, उसका उद्घाटन किया है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है तेलंगाना, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान, और फोर्थ ऑप्शन है केरला। तो इन चारों में से किस स्टेट ने 3D प्रिंटेड टेम्पल को का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना याद करिएगा कि तेलंगाना ने क्या किया है, पहला वर्ल्ड का 3D प्रिंटेड टेम्पल लॉन्च किया है। ठीक है, पहला वर्ल्ड का 3D प्रिंटेड टेम्पल। ठीक है, 3D प्रिंटेड टेम्पल। ठीक है साथियों, 3D प्रिंटेड टेम्पल। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थोड़ी सी ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं कि जब 3D प्रिंटेड टेम्पल अगर आपके सामने आए तो याद रखिएगा ऐसा पहली बार हुआ है तो सब गाना गा रहे हैं ना, सब गाना गा रहे हैं। ठीक है, खुशी से सब गाना गा रहे हैं। ठीक है, तो गाना किस स्टेट के लास्ट में है, तेलंगाना, ये देखिए। ठीक है, ठीक है, एक ये ट्रिक हो गई। अगर आपको ये नहीं समझ में आए तो टेम्पल है ना, टेम्पल में तेल का दीपक जलता है। ठीक है, तेल का दीपक जलता है, याद रखिएगा। ठीक है, तेल का दिया जलता है। ठीक है, तेल का दिया जलता है, तेल किस में है, तो तेल इसमें है।
ठीक है। तो आप या तो गाना से उसको याद रख सकते हैं या तो तेल से याद रख सकते हैं, ठीक है। टेम्पल में क्या होता है, तेल का दिया जलता है, तो तेल से क्या है, तेलंगाना, ठीक है। प्रिंटेड टेम्पल, 3D प्रिंटेड टेम्पल पहली बार अनवील किया गया है, तो सब गाना गाने लगे, तो गाना से क्या है, तेलंगाना, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और ये भी देख लीजिए ये कहाँ है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तेलंगाना की सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में ये जो है अनवील किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है, इसकी स्थापना की गई है। कहाँ पे, सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। जहाँ पे सिद्धि होगी वहीं पे ये जो है स्थापित किया गया है, ठीक है। जिस जगह पे सिद्धि होगी वहीं पे स्थापित किया गया है, तो सिद्दीपेट याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम है। और गाना गाने लगे या तेल का दिया जलाने लगे तो ये तेलंगाना स्टेट है, ठीक है साथियों। तो हम लोग ने स्टेट देख लिया, हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट भी देख लिया, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच हैज़ पार्टनर्ड विद सर्वे ऑफ इंडिया फॉर जियो स्पेशियल सोल्यूशन। तो जियो स्पेशियल सोल्यूशन के लिए सर्वे ऑफ इंडिया ने किस इंस्टीट्यूशन या किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप की है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है ऑल इंडिया मैपिंग ने, सेकेंड ऑप्शन है जेनेसिस इंटरनेशनल ने, थर्ड ऑप्शन है एरिया इंटरनेशनल ने, और फोर्थ ऑप्शन है गूगल ने। तो इन चारों में से किसने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ जियो स्पेशियल सोल्यूशन के लिए काम करने के लिए कोलैबोरेट या पार्टनर किया है। तो साथियों याद रखिएगा ये जेनेसिस इंटरनेशनल है, ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया ने जेनेसिस इंटरनेशनल के साथ क्या किया है, जियो स्पेशियल सोल्यूशन के लिए कोलैबोरेट किया है, पार्टनरशिप की है, ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया ने, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया ने किसके साथ, जेनेसिस इंटरनेशनल के साथ, किस चीज़ के लिए, जियो स्पेशियल सोल्यूशन के लिए। तो जी से जियो स्पेशियल और जी से ही जेनेसिस, ठीक है, जी से ही जेनेसिस, किसके साथ, सर्वे ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। जियो स्पेशियल क्या होगा, इसका मतलब होता है सर्वे करना, ठीक है, एक स्पेस का सर्वे करना, कोई एक स्पेस है उसका सर्वे करना, इसलिए सर्वे ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है। और कौन इन्वॉल्व है, जी से जियो स्पेशियल, तो जी से ही जेनेसिस, ठीक है, जेनेसिस इंटरनेशनल, ठीक है साथियों। ये छोटा सा हैक आपके लिए है, हो सकता है काम आए एग्जाम में, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग लेट ग्रीनवे ग्रामीण इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड हैव साइंड $6.5 million फॉर ग्रीनवे कार्बन क्रेडिट जेंडर फाइनेंस प्रोजेक्ट। तो किसने फाइनेंस किया है ग्रीनवे कार्बन क्रेडिट जेंडर फाइनेंस प्रोजेक्ट, ग्रीनवे ग्रामीण इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का, आपको ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन लंबा है, समझ में आ जाएगा, एक बार पढ़ेंगे। ग्रीनवे ग्रामीण इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का जो जेंडर फाइनेंस प्रोजेक्ट है, ग्रीनवे क्रेडिट कार्बन क्रेडिट जेंडर फाइनेंस प्रोजेक्ट, वो कौन फंड कर रहा है, आपको ये बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है साथियों आपके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक, सेकेंड ऑप्शन है क्लाइमेट इंटरनेशनल, थर्ड ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ जापान, और फोर्थ ऑप्शन है यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो इन चारों में से किसने फंड किया है जेंडर फाइनेंस प्रोजेक्ट ग्रीनवे ग्रामीण इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का, ठीक है साथियों। तो इसका सही आंसर है एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड ग्रीनवे ग्रामीण इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड हैव साइंड $6.5 million लोन एग्रीमेंट फॉर ग्रीनवे कार्बन क्रेडिट जेंडर फाइनेंस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जेंडर फाइनेंस प्रोजेक्ट के लिए क्या कौन सपोर्ट करेगा, एडीबी सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे आप लोग, पहले याद रखेंगे ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण जेंडर से, ग्रामीण जेंडर से अदब से पेश आना है, ठीक है। ठीक है, तो ये ग्रामीण जेंडर से अदब से पेश आना है, ठीक है, ग्रामीण जेंडर से अदब से पेश आना है, ठीक है, ग्रामीण जेंडर से अदब से पेश आना है, ठीक है। ग्रामीण का मतलब क्या हुआ, ग्रामीण का मतलब हुआ ग्रीनवे ग्रामीण इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ग्रीनवे ग्रामीण इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। जेंडर से क्या है, जेंडर फाइनेंस प्रोजेक्ट, तो इसको कौन फंड कर रहा है, एडीबी, ठीक है। अदब से हम लोग ने याद रखा है कि एडीबी हम लोग रखेंगे, ठीक है, ये अदब से मतलब सम्मान से, ठीक है, ठीक है। ए भी होता है अदब की स्पेलिंग, ठीक है। तो हम लोग ने एडीबी को अदब को बना लिया है एडीबी, ठीक है, एडीबी, ठीक है। तो ग्रामीण
जेंडर से अदब से रहेंगे, ठीक है। ग्रामीण जेंडर से अदब से रहेंगे। ग्रामीण क्या है साथियों? ग्रामीण है ग्रीनवे ग्रामीण इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। जेंडर क्या है? ग्रीनवे कार्बन क्रेडिट जेंडर फाइनेंस प्रोजेक्ट है, और इसको लोन कौन कर रहा है? तो एडीबी कर रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा एडीबी ने किसको जेंडर फाइनेंस प्रोजेक्ट के लिए पैसे दिए हैं, लोन किया है, तो याद रखेंगे, ये पूरी ट्रिक है, याद रखेंगे। ग्रामीण से आप याद रखेंगे ग्रामीण इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ग्रीनवे ग्रामीण इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को लोन दिया है, ठीक है। और किसके लिए दिया है? जेंडर फाइनेंस प्रोजेक्ट के लिए दिया है। किसने दिया है? एडीबी ने दिया है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, छोटा छोटा लिखेंगे। ग्रामीण ने, जीआर मतलब ग्रामीण ने, ग्रामीण जेंडर से अदब से रहना है, ठीक है। ग्रामीण जेंडर से अदब से रहना है, ठीक है। ग्रामीण जेंडर से अदब से रहना है। अगर आपसे पूछेगा एडीबी ने किसको लोन दिया, तो आपको याद रखना है ग्रामीण को, ठीक। ग्रामीण मतलब ग्रामीण प्राइवेट फाइनेंस ग्रामीण इंफ्रा फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है। और किसके लिए दिया है, तो आपको याद रखना है ग्रामीण जेंडर की बात हो रही है, तो जेंडर फाइनेंस प्रोजेक्ट के लिए ये लोन दिया गया है $6.5 मिलियन का, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रूव्स 4 न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेट्स इन ऑर्डर टू बूस्ट लोकल इकोनॉमी। तो 4 नए इंडस्ट्रियल एस्टेट्स किस स्टेट में आए हैं, किस राज्य में आए हैं, ताकि जो वहाँ की लोकल इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिले, उसको बढ़ावा मिले, ठीक है साथियों। चलिए अपने क्वेश्चन ऑप्शंस देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है मणिपुर, सेकेंड ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, थर्ड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, और फोर्थ ऑप्शन है गोवा, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गोवा और मणिपुर, ये 4 ऑप्शन है, और आपको बताना है 4 नई इंडस्ट्रियल एस्टेट्स कहाँ पे ओपन की जाएंगी, ताकि जो लोकल इकोनॉमी है उसको बढ़ावा मिले, ठीक है साथियों। चलिए सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये गलत हो गया यहाँ पे गोवा, माफ़ कीजिएगा, ये इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर ने क्या किया है? अप्रूव किया है नई इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, जो कि 4 हैं, ठीक है। 4 नई इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को बूस्ट किया है। कहाँ कहाँ पे आएंगी ये देख लेते हैं। तो बूढ़ी इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आएंगी, मेडी सिटी जम्मू में आएंगी, चांडगाम पुलवामा में आएंगी, और लेलहार पुलवामा में आएंगी, ठीक है। तो ये 4 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, और ये कहाँ खोली गई हैं साथियों? याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में ये खोली गई हैं 4 नई इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, हु विंस 2023 बुकर प्राइज, ठीक है। तो 2023 का बुकर प्राइज किसने जीता है, आपको ये बताना है, ठीक है। डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन अगर आना है तो एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है चेतना मारू, सेकेंड ऑप्शन है पॉल लिंच, थर्ड ऑप्शन है शेहान करुणा तिलक, और फोर्थ ऑप्शन है एना बर्न्स। तो इन चारों में से किसने 2023 का बुकर प्राइज जीता है, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है पॉल लिंच, ठीक है। पॉल लिंच साहब जो कि आयरिश हैं, आयरलैंड के हैं, उन्होंने बुकर प्राइज जीता है। किसके लिए? तो नॉवेल के लिए अपनी, जिसका नाम है प्रॉफिट सॉन्ग, ठीक है। प्रॉफिट सॉन्ग, ठीक है, प्रॉफिट सॉन्ग। तो सबसे पहले याद रखेंगे पॉल लिंच साहब ने जीता है, ठीक है। तो याद रखिएगा पी से ही पॉल है और पी से ही प्रॉफिट सॉन्ग है, ठीक है। पी से ही प्रॉफिट है सॉन्ग है, और पी से ही पॉल लिंच है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने ये देखा कि पॉल लिंच साहब को किस चीज़ के लिए किस बुक के लिए इनको बुकर प्राइज मिला है, तो प्रॉफिट सॉन्ग के लिए, ठीक है। पी से ही प्रॉफिट सॉन्ग और पी से ही पॉल लिंच, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे एक चीज़ ये क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम लोग को ये याद रखना है कि बुकर प्राइस कैसे याद रखेंगे, ठीक है। बुकर प्राइस पॉल लिंच को मिला है, तो इसके लिए ट्रिक क्या हो सकती है? तो याद रखिएगा बुक पाओ, ठीक है। बुक क्या करो, पाओ, ठीक है। बुक पाओ, पाओ से याद रखिएगा PAU, ठीक है। बुक पाओ, ठीक है, बुक पाओ। तो बुक से क्या है बुकर प्राइस, और पाओ से क्या है PAU, पाओ देखिए पाओ है, तो पाओ से याद रखिएगा पाओल लिंच, ठीक है, पाओल लिंच। और पी से ही इनका नाम, इनकी बुक का भी नाम होगा, इनकी नॉवेल का भी नाम होगा, जिसके लिए इन्हें बुकर प्राइज से नवाजा गया है, ठीक है। तो पॉल लिंच साहब को प्रॉफिट सॉन्ग नाम की पुस्तक के लिए, अपनी 5वीं नॉवेल के लिए इनको ये अवार्ड जो है मिला है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, याद रखिएगा बुक, जहाँ आपको बुकर मिले तो आप याद रखिएगा बुक पाओ, ठीक है। बुक पाओ, ठीक है। पाओ से याद रखिएगा साथियों, पाओ से याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? पॉल लिंच, ठीक है, पॉल लिंच। और पी से ही साथियों क्या है इनकी बुक, प्रॉफिट
सॉन्ग। ठीक है, तो हम लोग ने तीनों डायमेंशन में देख लिया। अगर आपसे पूछेगा कि पॉल लिंच को किस चीज़ के लिए कौन सा अवार्ड मिला है, कौन सा प्राइज़ मिला है, तो याद रखिएगा पाओ क्या है, तो बुक पाओ, तो बुकर प्राइज़ मिला है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा पॉल लिंच को बुकर प्राइज़ तो मिला है, पर किस चीज़ के लिए मिला है, तो आप याद रखेंगे पी से ही पॉल लिंच है और पी से ही प्रॉफिट सॉन्ग है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि बुकर प्राइज़ किसने जीता, तब तो आप आराम से बता सकते हैं कि बुक पाओ तो पॉल लिंच साहब ने ये जीता है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, डेटा ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आजकल बहुत डेटा ओरिएंटेड क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो इसके लिए ये इंक्लूड किया गया है। तो आपको बताना है व्हाट इज़ द IEA फोरकास्ट रिगार्डिंग ऑयल एंड गैस कट बाय 2050 टू मीट 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट बाय 2050। ठीक है, तो IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का क्या फोरकास्ट है ऑयल एंड गैस को रिड्यूस करने के लिए, ताकि जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टारगेट है वो 2050 तक मीट किया जाए, बना लिया जाए या उसको पा लिया जाए। ठीक है, इस टारगेट को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कंट्रोल करने के लिए 2050 तक कितना ऑयल एंड गैस का कट करना है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की फोरकास्ट के मुताबिक। ठीक है साथियों, तो आपका पहला ऑप्शन है 75%, सेकेंड ऑप्शन है 55%, थर्ड ऑप्शन है 45% और फोर्थ ऑप्शन है 35%। तो कितना ऑयल एंड गैस की जो है कट करनी है अगर हमें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टारगेट अचीव करना है बाय 2050 एज पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो साथियों इसका सही आंसर है 75 डिग्री। ठीक है, 75 डिग्री की फोरकास्ट है, जिसके चलते IEA ने बोला है कि ऑयल एंड गैस का जो कंजम्पशन है हमें 75% तक का रिड्यूस करना पड़ेगा अगर हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड चाहते हैं अर्थ पे बना रहे 2050 तक। ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि ये रिडक्शन जो है 60% तक हो जाए बाय 2030। ठीक है, अर्जेंट नीड फॉर रिडक्शन ऑफ मोर देन 60% इन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय 2030 टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय 2050। ठीक है, 2030 तक 60% रिडक्शन करना है और 2050 तक कितना है 75। ठीक है, 2030 तक 60% और 2050 तक 75%। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, ये डेटा ओरिएंटेड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इन विच स्टेट द 9th नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज वॉज कैरीड आउट। ठीक है, तो नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, जिसको नेटपोलरेक्स एक्सरसाइज कहते हैं, कहाँ पे की गई है, कहाँ पे कंडक्ट की गई है, कहाँ पे कैरी आउट की गई है, आपको ये बताना है। ठीक है, ये 9th एडिशन था नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्शन एक्सरसाइज का। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकेंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है गोवा और फोर्थ ऑप्शन है गुजरात। तो इन चारों में से कहाँ पे नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया है, तो साथियों इसका सही आंसर है गुजरात में ये कंडक्ट की गई थी। ठीक है, तो 9th नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज वाज कैरीड आउट बाय इंडियन कोस्ट गार्ड ऑन November 25, 2023 ऑफ वाडिनार गुजरात। ठीक है, वाडिनार कोस्ट पे गुजरात की वहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है जो पोल्यूशन रिस्पॉन्स है, पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज कब हुई, तो रात में हुई। ठीक है, पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज कब हुई साथियों, रात में हुई। रात में मतलब गुजरात में हुई। ठीक है, पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज कहाँ हुई साथियों, तो गुजरात में हुई, ध्यान दीजिएगा। कहाँ हुई साथियों, गुजरात में हुई, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पोल्यूशन लेवल एक्सरसाइज कहाँ हुई, गुजरात में हुई। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, विच डिस्ट्रिक्ट इज पॉइज्ड टू बिकम द होम ऑफ कंट्रीज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। तो कंट्री का जो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे, बाघ अभयारण्य, वो कहाँ पे खोला जाएगा, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जिले में खोला जाएगा। विच डिस्ट्रिक्ट इज पॉइज्ड टू बिकम द होम ऑफ कंट्रीज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। तो कंट्री का, इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कहाँ पे होगा, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है ग्वालियर, सेकेंड ऑप्शन है जबलपुर, थर्ड ऑप्शन है इंदौर और फोर्थ ऑप्शन है दमोह। ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है कंट्री का जो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है वो कहाँ है। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है दमोह मध्य प्रदेश में। ठीक है, दमोह मध्य प्रदेश में जो है कंट्री का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व आएगा।
ठीक है। और ये कैसे आएगा, तो मर्ज किया जाएगा दो चीज़ों को, जिसका नाम है नोराडेही सेंचुरी और दुर्गावती सेंचुरी को। दो सेंचुरीज को मिक्स करके, मर्ज करके ये कंट्री का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बनेगा। कहाँ पे, दमोह में, ठीक है, दमोह मध्य प्रदेश में, ठीक है, दमोह डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। किसको किसको ऐड किया, किसको किसको मर्ज किया जाएगा, तो नोराडेही और दुर्गावती, ठीक है। और कितने किलोमीटर्स का होगा, तो 2300 स्क्वायर किलोमीटर का होगा, ठीक है। सारे डायमेंशन याद रखने हैं, यहाँ पे जितनी इन्फॉर्मेशन है बहुत ही रेलेवेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको बस ये नहीं देखना है कि बस आपने डिस्ट्रिक्ट देख लिया, आपको ये भी देखना है कि किन दो सेंचुरीज के मर्जर के बाद ये बन रहा है और उसका एरिया कितना होगा, ठीक है। तो एरिया है साथियों 2300 स्क्वायर किलोमीटर्स, और दो सेंचुरीज को मिला रहे हैं, किसको किसको, नोराडेही सेंचुरी को और दुर्गावती सेंचुरी को, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है ये, तो दमोह डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, ठीक है। ठीक है साथियों, अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा ट्रिक का मामला यहाँ पे। तो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कैसे याद रखेंगे, तो टाइगर रिजर्व में क्या है, टाइगर बहुत दम है, ठीक है, टाइगर में बहुत दम है, ठीक है, टाइगर में बहुत दम है, तो दम से याद रखिएगा दमोह, ठीक है, DAM है ना, दम, ठीक है। तो किस में दम है, टाइगर में बहुत दम है, तो याद रखिएगा टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा कहाँ आ रहा है, तो दमोह में आ रहा है। दमोह कहाँ है साथियों, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। किसको किसको मिला के किया गया है, तो नोराडेही सेंचुरी और दुर्गावती सेंचुरी को मिला के किया गया है। ध्यान दीजिएगा, नोराडेही सेंचुरी और दुर्गावती सेंचुरी, ठीक है, ये याद रख सकते हैं DND, ठीक है, DND, ठीक है, DND, ठीक है। टाइगर रिजर्व में डू नॉट डिस्टर्ब, ठीक है, ये याद रखिएगा, टाइगर रिजर्व में डू नॉट डिस्टर्ब, ठीक है। तो इस पे क्या है, डी से पहला दमोह है, जो कि जहाँ पे ये स्थित है, जिस जिले में ये स्थित है मध्य प्रदेश के। ND से क्या याद रखिएगा, नौराडेही और दुर्गावती, ठीक है, नौराडेही और दुर्गावती, ठीक है। या तो अगर आपको ऐसे याद रखना नहीं याद हो रहा है, तो टाइगर रिजर्व कैसे याद रखेंगे, तो याद रखेंगे नोरा फतेही, जानते हैं ना, नोरा फतेही दूर रहती हैं टाइगर रिजर्व से, ठीक है, नोरा फतेही दूर रहती हैं टाइगर रिजर्व से, ठीक है, नोरा और दूर, ठीक है, नोरा और दूर। नोरा से याद रखिएगा नोराडेही सेंचुरी और दूर से याद रखिएगा दुर्गावती सेंचुरी, ठीक है। तो ये जो टाइगर रिजर्व है दो लोग को मिला के मिल रहा है, दो सेंचुरीज को बना के हो रहा है। तो कौन कौन सी सेंचुरीज हैं, नोराडेही और दुर्गावती, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, नोरा जो है दूर रहती हैं टाइगर रिजर्व से, ठीक है, नोरा दूर रहती हैं टाइगर रिजर्व से, ठीक है। और हम लोग ने ये देख लिया कि टाइगर रिजर्व कहाँ आ रहा है, तो टाइगर में बहुत दम है, तो दमोह में ये आ रहा है, ठीक है, ये MP डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा। और टाइगर रिजर्व किसको किस सेंचुरीज को मिलके बना है, तो नोरा दूर रहती है इसलिए सेंचुरी को मिला के बना है, ठीक है, नोरा दूर रहती है, नोरा से याद रखेंगे नोराडेही और दूर से याद रखेंगे साथियों दुर्गावती सेंचुरी, ठीक है, नोराडेही सेंचुरी और दुर्गावती सेंचुरी, ठीक है। और एरिया कितना है, 2300 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको यहाँ पे करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु इज़ अपॉइंटेड एज नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ मोजाम्बिक। तो मोजाम्बिक में कौन नए हाई कमिश्नर बने हैं इंडिया के, आपको बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है चार्ल्स निकिटिन, सेकेंड ऑप्शन है पार्थराज शर्मा, थर्ड ऑप्शन है रमेंदु रॉय और फोर्थ ऑप्शन है रॉबर्ट शेटकिनटोंग, ठीक है, रॉबर्ट शेटकिनटोंग। ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि मोजाम्बिक का जो नए मोजाम्बिक में नए कौन से इंडियन कमिश्नर जो है जिन्होंने पद संभाला है, पद ग्रहण किया है या नए चयनित हुए हैं, ठीक है साथियों, आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट शेटकिनटोंग, ठीक है। रॉबर्ट शेटकिनटोंग जो है इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं, शायद 2001 बैच के हैं, ठीक है, 2001 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं, जिनको ये कार्यभार मिला है कि वो कमिश्नर हो जाएंगे, कहाँ पे, हाई कमिश्नर होंगे इंडिया की तरफ से रिपब्लिक ऑफ मोजाम्बिक में, ठीक है। तो याद रखिएगा मोजाम्बिक में, ठीक है। तो कैसे याद रखिएगा, मोजा टोंग है, ठीक है, मोजा मतलब टंगा है, ठीक है, मोजा टोंग दिया है, ठीक है, मोजा क्या किया है, टोंग दिया है, ठीक है, टोंग से याद रखिएगा शेटकिनटोंग, ठीक है, मोजा क्या किया है, टोंग दिया है, ठीक है, मोजा क्या किया है साथियों, टोंग दिया है, ठीक है। टोंग से याद रखिए, ये टोंग है ना यहाँ पे TONG, ठीक है, तो इसी का हमने यूज़ किया है ट्रिक बनाने के लिए। तो मोजा क्या किया, मोजा से याद रखेंगे मोजाम्बिक, ठीक है, मोजा मतलब वही क्या कहते हैं उसको, मोजे को हमको पता ही नहीं क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए आप कमेंट सेक्शन में मोजे को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप बताइएगा, ठीक है। तो मोजाम्बिक में कौन नए इंडियन हाई कमिश्नर आए हैं, तो टोंग आए हैं, मोजा
टोंग देते हैं तो टोंग आए हैं, तो रॉबर्ट शेट किनटोंग, ठीक है, रॉबर्ट शेट किनटोंग। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इंडियन कोस्ट गार्ड एंड नेवी इज टू अक्वायर 15 C-295 एयरक्राफ्ट फॉर मेरीटाइम सर्वेलेंस, हु हैव कोलैबोरेटेड फॉर C-295 एयरक्राफ्ट, 15 नहीं C-295 एयरक्राफ्ट। तो अभी हाल ही में ये खबर आई थी कि इंडियन कोस्ट गार्ड है और नेवी है, तो वो अक्वायर करेंगे C-295 एयरक्राफ्ट फॉर मैरीटाइम सर्वेलेंस। मैरीटाइम सर्वेलेंस करने के लिए 295 एयरक्राफ्ट को क्या किया जाएगा, अक्वायर किया जाएगा। तो आपको बताना है कौन कौन ने, किन किन ऑर्गेनाइजेशंस ने, किन किन इंस्टीट्यूशंस ने कोलैबोरेट किया है C-295 एयरक्राफ्ट बनाने के लिए। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है टाटा एडवांस सिस्टम एंड एयरबस, सेकंड ऑप्शन है टाटा एडवांस सिस्टम एंड L&T, थर्ड ऑप्शन है L&T एंड एयरबस, और फोर्थ ऑप्शन है टाटा एडवांस सिस्टम एंड बोइंग। तो इन चारों में से किसने C-295 एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपस में कोलैबोरेट किया है? तो साथियों इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस ने इस चीज़ के लिए कोलैबोरेशन किया है। ठीक है, जो कि साथ में मिलकर मैन्युफैक्चर करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी कितने C-295 एयरक्राफ्ट फॉर मैरीटाइम सर्वेलेंस एक्वायर करेंगी, तो 15 C-295 एयरक्राफ्ट फॉर मैरीटाइम सर्वेलेंस एक्वायर किया जाएगा। ठीक है, और ये किसका किसका कोलैबोरेशन से मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो टाटा एडवांस सिस्टम्स और एयरबस से। ठीक है, टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस। ठीक है, तो टाटा और एयरबस इसमें इन्वॉल्व है C-295 एयरक्राफ्ट फॉर मैरीटाइम सर्वेलेंस में। ठीक है साथियों, तो अब ये कैसे याद रखेंगे, तो एयरक्राफ्ट जो होगा, एयरक्राफ्ट मतलब मान लीजिए एरोप्लेन है, तो उसमें उससे जो जाते रहते हैं टाटा करते रहते हैं। ठीक है, टाटा करते रहते हैं, ठीक है, टाटा करते रहते हैं। और जो एयरक्राफ्ट है वो एयर में रहता है। ठीक है, एयर में जाता है, एयर में ट्रैवल करता है। ठीक है, एयर में ट्रैवल करता है, तो एयर से याद रखिएगा एयरबस और टाटा से टाटा। तो एयरक्राफ्ट बनाने के लिए C-295 एयरक्राफ्ट बनाने के लिए कौन कौन कोलैबोरेट कर रहे हैं, टाटा और एयर। ठीक है, टाटा और एयर। ठीक, कैसे याद रखेंगे, एयर तो इनके नाम में ही है, तो एयर बस तो हो ही जाएगा। और एयरक्राफ्ट में बैठने पे क्या करते हैं हम लोग, कोई भी करने आता है तो उसको टाटा कहते हैं ना, टाटा टाटा बाय बाय। ठीक है, तो टाटा से याद रखिएगा, टाटा एडवांस सिस्टम जो है इस चीज़ के लिए कोलैबोरेट किया है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, which of the following has achieved a significant milestone by securing highest grading A++ from NAAC, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। तो किसको अभी हाईएस्ट ग्रेडिंग NAAC की मिली है, जो कि है A++। ठीक है, तो किस इंस्टीट्यूशन को ये ग्रेडिंग मिली है, आपको ये बताना है, जो कि हाईएस्ट ग्रेडिंग है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल की। पहला ऑप्शन है आपके लिए बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, सेकंड ऑप्शन है आगरा यूनिवर्सिटी, थर्ड ऑप्शन है छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, और फोर्थ ऑप्शन है आपके लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो इन चारों यूनिवर्सिटियों में से किसको A++ की रेटिंग दी गई है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल के तहत। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी को ये हाईएस्ट ग्रेडिंग जो है अकॉर्ड की गई है। ठीक है, तो छत्रपति शाहू जी महाराज ये कहाँ है, ये कानपुर में है। ठीक है, तो छत्रपति शाहू जी महाराज University in Kanpur received significant milestone by securing highest grading A++ from National Assessment and Accreditation Council। ठीक है, तो याद रखिएगा छत्रपति शाहू जी महाराज को ये यूनिवर्सिटी को ये जो है माइलस्टोन प्राप्त हुआ है A++, जो कि हाईएस्ट ग्रेडिंग है NAAC की तरफ से। ठीक है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। ठीक है, इसमें ज़्यादा ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 बार देखेंगे खुद ही याद हो जाएगा। छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी को A++ की रेटिंग मिली है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, who becomes first Indian shooter to win a medal in 25-meter rapid fire at ISSF वर्ल्ड कप फाइनल। ठीक है, तो आपको बताना है कौन से पहले ऐसे शूटर बने हैं जो 25 मीटर रैपिड फायर में जिनको मेडल प्राप्त हुआ है ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में, आपको ये बताना है। ठीक है, कौन से इंडियन शूटर को 25 मीटर रैपिड फायर में मेडल प्राप्त हुआ है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है गुरप्रीत सिंह, सेकेंड ऑप्शन है विजय कुमार, थर्ड ऑप्शन है अनीश भानवाला, और फोर्थ ऑप्शन है राहुल राय। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है अनीश भानवाला। ठीक है, अनीश भानवाला को ब्रोंज मेडल मिला है 25 मीटर रैपिड फायर इवेंट में इंडियन शूटिंग फेडरेशन वर्ल्ड कप फाइनल, जो कि दोहा में हो रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये शूटर हैं
जो मतलब शूटर हैं जो कि ओलंपिक्स या ऐसे इवेंट्स में पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में इनको क्या मिला है, ब्रोंज मेडल मिला है, ठीक है। इनको क्या मिला है, ब्रोंज मेडल मिला है। कितने में, 25 रैपिड फायर इवेंट में, ठीक है। किस इवेंट में, 25 रैपिड फायर इवेंट में, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे आप, एक मूवी आई थी, याद रखियो, याद होगी आपको, शूट आउट एट लोखंडवाला, ठीक है। शूट आउट एट लोखंडवाला, ठीक है। शूट आउट एट लोखंडवाला, ठीक है। तो लोखंडवाला से याद रखिएगा भनवाला, बस, ठीक है। लोखंडवाला से क्या याद रखेंगे, भनवाला, ठीक है। तो शूट आउट, शूट से याद रखेंगे, शूट आउट में मतलब ये भी शूट आउट में ही एक तरह से पार्ट लेते हैं। शूटिंग मतलब शूटिंग स्पोर्टिंग इवेंट है इनका, ठीक है। तो शूट आउट से याद रखेंगे, शूट आउट एट लोखंडवाला से याद रखेंगे शूट आउट एट भनवाला। तो भनवाला, अनीश भनवाला जी ने शूट आउट में पार्ट लिया है। 25 मीटर रैपिड फायर इवेंट में ये इन्होंने मेडल जीता है, ठीक है। और कौन सा मेडल जीता है, ब्रोंज मेडल जीता है। ये कैसे याद रखेंगे, तो बी से भनवाला है और बी से ही ब्रोंज है, ठीक है। बी से ही भनवाला है और बी से ही ब्रोंज है, ठीक है साथियों। तो आप ऐसे थोड़ा सा ट्रिक लगा के अपना काम, अपना क्वेश्चन सही से जो है मार्क कर सकते हैं और पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा शूट आउट एट लोखंडवाला, ठीक है। शूट आउट एट लोखंडवाला मतलब शूट आउट बाय भनवाला, ठीक है। शूट आउट एट लोखंडवाला से याद रखिएगा भनवाला, ठीक है, भनवाला। तो अनीश भनवाला जी ने ब्रोंज मेडल जीता है, बी से ब्रोंज मेडल और बी से भनवाला, किसमें, 25 मीटर रैपिड फायर इवेंट में। कहाँ पे, ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में, जो कि दोहा में हुआ था, ठीक है। तो ये शूटर है, इसलिए शूट आउट एट लोखंडवाला याद रखिएगा, ठीक है। तो ये शूटिंग से एसोसिएटेड है, ठीक है साथियों। अनीश भनवाला, शूट आउट एट लोखंडवाला, बी से भनवाला और बी से ही ब्रोंज मेडल, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। साथियों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये क्वेश्चन है, आपके लिए देखना है, कंसिडर बायोगैस ब्लेंडिंग प्लान ऑफ इंडिया एंड फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है या यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है। तो क्योंकि क्वेश्चन अगर आप सही से पढ़ेंगे तो ही सही जवाब तक पहुँच सकते हैं, पर अगर आप क्वेश्चन गलत ही क्वेश्चन पढ़ेंगे तो डेफिनेटली ही आप गलत जवाब पे पहुँचेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही पेशेंस से क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है रिगार्डिंग बायोगैस ब्लेंडिंग प्लान ऑफ इंडिया। तो अपने ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। तो पहला ऑप्शन है इसके लिए, इन अप्रैल 2025 government will initiate mandatory blending of compressed biogas with natural gas at rate of 1%। तो अप्रैल 2025 से जो compressed biogas है उसके साथ नेचुरल गैस मिलाई जाएगी 1% पे, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है, मैंडेटरी ब्लेंडिंग परसेंटेज इज सेट टू इंक्रीज टू अप्रॉक्सीमेटली 5% बाई 2028। जो मैंडेटरी की जो ब्लेंडिंग मैंडेटरी परसेंटेज है वो 5% बढ़ जाएगा 2028 तक, ये हमारा सेकेंड ऑप्शन था। थर्ड ऑप्शन है, द गोल इज टू अचीव 1% SAF सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बाय 2030। तो एविएशन फ्यूल क्या होता है, जो हम लोग एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं। तो जो एयरक्राफ्ट एविएशन फ्यूल है उसमें ब्लेंडिंग की रेट क्या होगी, 1% बाय 2030, ये हमारा थर्ड ऑप्शन था। और लास्ट ऑप्शन है साथियों, दिस विल अलाइन विद इंडियाज ब्रॉडर विजन ऑफ अचीविंग नेट जीरो एमिशंस बाय 2070, ठीक है। तो इंडिया का गोल है नेट जीरो एमिशंस अचीव करना बाय 2070, ये हमारा डी ऑप्शन है। तो आपको ये पता करना है कि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हुआ। तो साथियों इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, जो कि है गोल इज टू अचीव 1% इन एविएशन फ्यूल बाय 2027, ठीक है। 2027 तक ये अचीव करना है और उसके बाद इसको डबल कर देना है बाय 2028, ठीक है। तो हम लोग पूरी चीज़ें देख लेते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी इंडिया ने अनवील किया है बायोगैस ब्लेंडिंग प्लान टू रिड्यूस नेचुरल गैस इम्पोर्ट्स एंड अचीव नेट जीरो एमिशंस, ठीक है, नेट जीरो एमिशंस, ठीक है। फेज़ 1 देख लेते हैं, फेज़ 1 में क्या होगा। तो फेज़ 1 जो है अप्रैल 2025 से शुरू होगा, जिसके अंतर्गत जो है मैंडेटरी ब्लेंडिंग होगी कंप्रेस्ड बायोगैस की नेचुरल गैस के साथ, ठीक है। कंप्रेस्ड बायोगैस की नेचुरल गैस के साथ एट रेट ऑफ 1%, ठीक है, एट रेट ऑफ 1%, ठीक है। तो ये क्या होगा, इनिशियल फोकस जो होगा वो ऑटोमोबाइल्स और हाउस होल्ड के यूज़ के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। जिस ये कंप्रेस्ड बायोगैस और जो नेचुरल गैस 1% की रेट पे मिलेगा, ब्लेंड होगा आपस में, वो ऑटोमोबाइल्स और हाउस होल्ड्स के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। सेकेंड फेज क्या होगा, स्केलिंग अप, ठीक है। यहाँ पे 1% था, तो स्केल अप करके वो जो परसेंटेज है, रेट है, वो 5% हो जाएगा बाई 2028, ठीक है, 5% बाई 2028,
ठीक है। और ये तो चलिए ऑटोमोबाइल्स और हाउस होल्ड्स के लिए हो गया। एविएशन के लिए क्या है, एयरक्राफ्ट में जो फ्यूल होता है, फ्यूल यूज़ होता है, उसके लिए क्या एम सेट किए गए हैं, तो 1% SAF अचीव किया जाएगा इन 2027, ठीक है। एयरक्राफ्ट के जो टरबाइन फ्यूल में है उसकी ब्लेंडिंग जो है 1% रेट पे अचीव की जाएगी 2027 तक, और इसको डबल कर दिया जाएगा 2028 तक, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे डेटा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा जो भी बताया जा रहा है, ठीक है। और ये जो प्रोग्रेसिव स्टेप्स हैं, इससे क्या होगा, इससे जो इंडिया का पंचामृत जो मिशन है, इंडिया के 5 मिशन है ना, आप जाइएगा नेट पे सर्च करिएगा पंचामृत मिशन, तो उसमें आपको पता चलेगा उसका एक मिशन है जीरो एमिशन बाय 2070, ठीक है। जीरो एमिशन बाय 2070, ध्यान दीजिएगा, जीरो एमिशन बाय 2070, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं बायोगैस ब्लेंडिंग प्लान के मुताबिक क्या क्या होना है। तो अप्रैल 2025 में क्या होगा, कंप्रेस बायोगैस और नेचुरल गैस को मिलाया जाएगा एट द रेट ऑफ 1%, ठीक है। 2028 में क्या होगा, ये 1% से बढ़ के कितना हो जाएगा, 5%, ठीक है। ये तो ऑटोमोबाइल और हाउस होल्ड के लिए हो गया। एविएशन के लिए क्या होगा, 1% रेट पे 2027 तक होगा, और उसका डबल हो जाएगा 2% 2028 में, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये अलाइन करता है 2070 जो हमारा मिशन है नेट जीरो एमिशन, उसके साथ ये जो ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, बायोगैस ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, ये अलाइन करता है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच स्ट्रीट टू बी नेम्ड इन मेमोरी ऑफ एक्टर विक्रम गोखले। तो विक्रम गोखले की याद में, एक्टर हैं विक्रम गोखले की याद में, कहाँ पे उनके नाम से एक स्ट्रीट रखी जाएगी, एक रोड उनके नाम की होगी, ठीक है, विक्रम गोखले साहब की, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है पुणे, सेकेंड ऑप्शन है मुंबई, थर्ड ऑप्शन है विदर्भ, और फोर्थ ऑप्शन है लोनावला। तो साथियों इसका सही आंसर है ये मुंबई में होगी, ठीक है। तो मुंबई स्ट्रीट होगी जो कि विक्रम गोखले के नाम से जानी जाएगी, ठीक है। ये कहाँ पे होगी, तो अंधेरी वेस्ट में, ठीक है। अंधेरी वेस्ट में एक रोड होगी जो विक्रम गोखले नाम के नाम से जानी जाएगी, ठीक है। ये नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर थे, इनका हाल ही में भी जो है देहांत हो गया था, निधन हो गया था थोड़े दिन पहले ही, ठीक है। तो उन्हीं के मेमोरी में ये किया जा रहा है, ठीक है साथियों। तो मुंबई में मुंबई स्ट्रीट जो है वो याद रखी जाएगी किसके नाम से, तो विक्रम गोखले साहब के नाम से याद रखी जाएगी, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है व्हाट इज द मैस्कट ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023, ठीक है। तो आपको बताना है कि मैस्कट ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का क्या है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है उज्ज्वला, सेकंड ऑप्शन है तिरंगा, थर्ड ऑप्शन है चेतना, और फोर्थ ऑप्शन है स्वर्णिमा, ठीक है। इन चारों में से कौन सा मैस्कट है इंडिया पैरा गेम्स का, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का, ठीक है साथियों। तो साथियों इसका सही आंसर है उज्ज्वला, ठीक है। उज्ज्वला जो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का मैस्कट है, ठीक है। और ये कहाँ होंगे खेलो इंडिया पैरा गेम्स, तो ये दिल्ली में होंगे, ठीक है, ये दिल्ली में होंगे, ठीक है, ये दिल्ली में होंगे, ठीक है। इसमें 1400 एथलीट्स पार्ट लेंगे अक्रॉस 32 स्टेट्स, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है अनाउंस किया गया है इसके लोगों के साथ और इसके मैस्कट के साथ, ठीक है। तो मैस्कट क्या है साथियों, मैस्कट है उज्ज्वला, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन्स वीज़ा फ्री ट्रैवल फॉर इंडियन विजिटर्स एंड चाइनीज सिटीजन्स, ठीक है। तो किसने वीज़ा फ्री ट्रैवल ओपन कर दिया है इंडियन विजिटर्स और चाइनीज सिटीजन्स के लिए, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है फिलीपींस, सेकेंड ऑप्शन है सिंगापुर, थर्ड ऑप्शन है साउथ कोरिया, और फोर्थ ऑप्शन है मलेशिया, ठीक है। तो इन चारों में से साथियों सही आंसर है मलेशिया, ठीक है। मलेशिया ने क्या किया है, ओपन कर दिया है वीज़ा फ्री ट्रैवल फॉर इंडिया विजिटर्स एंड चाइनीज सिटीजन्स, ठीक है। तो वीज़ा फ्री ट्रैवल जब जाएंगे इंडियन विजिटर्स तो इनको माला पहनाई जाएगी, ठीक है। तो माला से याद रखिएगा मलेशिया ने ये किया है, ठीक है। ये आपके लिए ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। जब इंडियन विजिटर्स जाएंगे वीज़ा फ्री, तो वीज़ा फ्री जब जाएंगे तो इनको माला भी पहनाई जाएगी, माला से याद रखिए मलेशिया ने ये प्रोविजन किया है जिसके चलते वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकेंगे इंडियन विजिटर्स और चाइनीज सिटीजन्स, ठीक है साथियों। आशा करते हैं करंट अफेयर की ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलैबोरेटेड विद यू ग्रो कैपिटल फॉर MSME फाइनेंसिंग। तो यू ग्रो कैपिटल के साथ किसने कोलैबोरेट किया है MSME फाइनेंसिंग के लिए। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सिडबी, सेकेंड ऑप्शन है मास्टर कार्ड, थर्ड ऑप्शन है वीज़ा, और फोर्थ ऑप्शन है पेटीएम, ठीक है।
तो साथियों इसका सही आंसर है मास्टर कार्ड। ठीक है, मास्टर कार्ड ने यू ग्रो के साथ कोलैबोरेट किया है फॉर एमएसएमई फाइनेंसिंग। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, मास्टर बोलता है ना यू ग्रो, मास्टर मतलब टीचर बोलता है तुम ग्रो करो, मतलब टीचर्स को बोलता है, अपने स्टूडेंट्स को बोलता है यू ग्रो। ठीक है, तो कौन बोलता है यू ग्रो, तो मास्टर बोलता है यू ग्रो। ठीक है, तो मास्टर कार्ड और यू ग्रो ने कोलैबोरेट किया है एमएसएमई फाइनेंसिंग के साथ। तो एम से मास्टर कार्ड और एम से एमएसएमई फाइनेंसिंग। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मास्टर कार्ड ने किसके साथ एमएसएमई के लिए फाइनेंस किया है, तो मास्टर क्या बोलता है अपने स्टूडेंट से, यू ग्रो। जैसे हम आपको बोलते हैं आप लोग जल्दी से सफल होइए। ठीक है, तो यू ग्रो। ठीक है, यू ग्रो कैपिटल के साथ कोलैबोरेट किया है। ठीक है, आसान सी ट्रिक थी, आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु वन सेकंड प्राइज इन एनुअल रिपोर्ट कैटेगरी एट PRSI नेशनल अवार्ड्स 2023। ठीक है, तो सेकंड प्राइज एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक जो कि PRSI नेशनल अवार्ड्स देता है, तो आपको बताना है सेकंड प्राइज किसको नवाजा गया है, किसको मिला है। आपके ऑप्शंस हैं गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेकंड ऑप्शन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, थर्ड ऑप्शन है NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और फोर्थ ऑप्शन है नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन NHPC। तो आपको बताना है इन चारों में से सेकंड प्राइज किसको मिला है एनुअल रिपोर्ट कैटेगरी में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है NHPC को। ठीक है, NHPC ने जीता है एनुअल रिपोर्ट कैटेगरी में सेकंड प्राइज बाय PRSI नेशनल अवार्ड्स 2023। ठीक है, NHPC का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, फरीदाबाद में है। ठीक है, 1975 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन हैं राजीव कुमार विश्नोई साहब, और इसको मिनी रत्न की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, मिनी रत्न कैटेगरी 1 में इसको रखा गया है NHPC को। ठीक है, तो ये 2-4 डायमेंशन है, आप देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच टीम हैज टॉप्ड मेडल टैली ऑफ 2023 एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप। ठीक है, तो 2023 एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में किस किस टीम ने टॉप किया है मेडल टैली में, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है जापान, सेकंड ऑप्शन है चाइना, थर्ड ऑप्शन है इंडिया, और फोर्थ ऑप्शन है कोरिया, साउथ कोरिया। ठीक है, ये इंडिया है। ठीक है, तो आपको बताना है किस टीम ने टॉप किया है मेडल टैली कहाँ पे, एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में। ठीक है, एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में। तो साथियों इसका सही आंसर है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, हमारे प्यारे भारत ने मेडल सबसे ज़्यादा मेडल हासिल किया है एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में। कितने मेडल, तो 9 मेडल्स। ठीक है, 9 मेडल्स हासिल किए हैं एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में। ठीक है, सेकंड पे कौन है, सेकंड पे साउथ कोरिया है, और थर्ड पे चाइना है। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड नंबर 5 राकेश कुमार जी ने जो है लीड हासिल की थी 3 गोल्ड मेडल के साथ। ठीक है, इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीत लिए थे राकेश कुमार जी ने आर्चरी चैंपियनशिप में, वर्ल्ड नंबर 5 है। ठीक है, तो इन्होंने 3 मेडल जीते थे, इंडिविजुअली 3 मेडल जीते थे, और टोटल इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं, तो 9 मेडल जीते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इंडियन आर्चरी टीम ने जो है टॉप किया है किसमें, एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में। ठीक है, 9 मेडल जीत के टॉप किया है, जिसमें से 4 गोल्ड है, 4 सिल्वर है, 1 ब्रोंज है। ठीक है, 1 ब्रोंज है। ठीक है साथियों, याद रखिएगा टीम इंडिया ने जीता है एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मेगन मोयरा लैनिंग अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। ठीक है, तो आपको बताना है मेगन मोयरा लैनिंग जो है किस स्पोर्ट से अनाउंस कर रही है अपना रिटायरमेंट, आपको बताना है, यही क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है बैडमिंटन, सेकेंड ऑप्शन है टेनिस, थर्ड ऑप्शन है हॉकी, और फोर्थ ऑप्शन है क्रिकेट। तो साथियों ये हैं ऑस्ट्रेलियन कैप्टन क्रिकेटिंग विमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन मेघान मोयरा लैनिंग, जिन्होंने अभी क्या किया है, अभी ये अनाउंस किया है अपना रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 31। ठीक है, तो मेघान मोयरा लैनिंग। ठीक है, जिनका नाम है मेग लैनिंग। ठीक है, मेग लैनिंग जो है ये क्रिकेट से अनाउंस कर रही हैं अपना रिटायरमेंट। कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, हालांकि ये पैदा हुई थी सिंगापुर में, पर ऑस्ट्रेलिया को ये लीड करती हैं। ठीक है साथियों, तो याद रखिएगा मेग लैनिंग जो है क्रिकेटिंग इवेंट से रिटायरमेंट अनाउंस कर रही हैं, और ये ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन थी। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड November 25 एज नो नॉन वेज डे टू मार्क 144th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ साधु थनवर दास लीलाराम वासवानी। ठीक है, तो साधु थनवर दास लीलाराम वासवानी की बर्थ एनिवर्सरी मार्क करते हुए किस स्टेट गवर्नमेंट ने 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे डिक्लेयर कर दिया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है उत्तराखंड, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान। ठीक है, अगर आप यूपी का कोई स्पेसिफिक एग्जाम दे रहे हैं तो ये भी याद रखिएगा कि किसकी एनिवर्सरी पे ये हुआ है, क्योंकि इसका सही आंसर है यूपी। ठीक है, तो यूपी ने किया है, घोषित किया है कि November 25 को नो नॉन वेज डे मनाया जाएगा। किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये हुआ है, तो ये हुआ है थानवर दास लीलाराम वासवानी। ठीक है, और यही 25 नवंबर जो है कोइंसाइड करता है इंटरनेशनल मीटलेस डे पे भी। ठीक है, तो इंटरनेशनल मीटलेस डे ऑन November 25 को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यूपी गवर्नमेंट ने November 25 को नो नॉन वेज डे घोषित कर दिया गया है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पार्टनर्ड विद इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड टू प्रमोट डिजिटल रुपी। ठीक है, जो कि CBDC है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च बाय RBI है। ठीक है, तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के साथ किसकी पार्टनरशिप हुई है डिजिटल रुपी को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, डिजिटल रुपी को प्रमोट करने के लिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है HDFC बैंक, सेकेंड ऑप्शन है कोटक बैंक, थर्ड ऑप्शन है येस बैंक और फोर्थ ऑप्शन है इंडसलैंड बैंक। ठीक है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है इंडसलैंड बैंक ने IGL के साथ ये इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के साथ ये पार्टनरशिप की है, जिसके चलते वो लोग डिजिटल रुपी को प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे साथियों, बहुत ईजी सा है, आई से ही इंडसलैंड बैंक है और आई से ही इंद्रप्रस्थ। ठीक है, दोनों में ही IND है। ठीक है, IND दोनों में ही। अब IDBI सब कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, IDBI और IDFC से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इंडसलैंड बैंक और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने ये पार्टनरशिप की है। इंडसलैंड बैंक और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने किस चीज़ के लिए पार्टनरशिप की है, डिजिटल रुपी को प्रमोट करने के लिए ये पार्टनरशिप हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा डिजिटल रुपी को प्रमोट करने के लिए इंडसलैंड बैंक और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने पार्टनरशिप की है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आएगी होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स बोर्ड वॉज सुपरसीडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर पुअर गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। तो आपका क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक के बोर्ड को सुपरसीड किया है पुअर गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स की वजह से। ठीक है साथियों, आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक, सेकेंड ऑप्शन है धनंजय कोऑपरेटिव बैंक, थर्ड ऑप्शन है शिवालिक कोऑपरेटिव बैंक और फोर्थ ऑप्शन है बंधन कोऑपरेटिव बैंक। तो इन चारों में से किस बैंक के बोर्ड को RBI ने सुपरसीड कर लिया है। तो साथियों इसका सही आंसर है अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक को पुअर गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स की वजह से जो है RBI ने सुपरसीड कर लिया है और इसकी जगह पे सत्य प्रकाश पाठक साहब को क्या किया गया है, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है टू ओवरसी बैंक अफेयर्स। ठीक है, बैंक के अफेयर्स को देखने के लिए सत्य प्रकाश पाठक साहब को एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे अपॉइंट किया गया है। किस बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, तो अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक के। क्यों, क्योंकि यहाँ के बोर्ड को सुपरसीड कर लिया है RBI ने अमिट्स पुअर गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। ठीक है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, अब अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक को सुपरसीड कर लिया गया है। ठीक है, अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, और इनके एडमिनिस्ट्रेटर कौन होंगे, तो सत्य प्रकाश पाठक साहब जो होंगे इसके एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। तो कैसे याद रखेंगे, सत्य को अभय नहीं है। ठीक है, सत्य अभय है। ठीक है, सत्य अभय है, तो अभ्युदय से याद रखेंगे सत्य जो है अभय है। ठीक है, तो कहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं, तो अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक के ये एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, जो सत्य होता है, जो सच होता है, उसको वो अभय होता है, उसको किसी चीज़ का भय नहीं होता है। तो याद रखेंगे सत्य प्रकाश पाठक साहब जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं किसके, सत्य अभय होता है, अभय से याद रखेंगे अभ्युदय। ठीक है, अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक, जिसको सुपरसीड कर लिया गया है RBI द्वारा। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, हु इज अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ बंधन बैंक। तो बंधन बैंक का MD और CEO किस पर्सनैलिटी को अपॉइंट किया गया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है नितिन पद्मनाभन,
सेकंड ऑप्शन है फूल कुमार तेवतिया, थर्ड ऑप्शन है दिव्यांशु रॉय, और फोर्थ ऑप्शन है साथियों चंद्रशेखर घोष। तो आपको बताना है बंधन बैंक के एमडी और सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है साथियों चंद्रशेखर घोष, ठीक है। चंद्रशेखर घोष जो हैं वो बंधन बैंक के एमडी और सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे है ये बंद और ये है चंद, ठीक है। तो बंद चंद, ठीक है, बंद चंद, ठीक है, बंद चंद, ठीक है। चंद से याद रखेंगे चंद्रशेखर घोष साहब जो हैं इन्हें एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया है बंधन बैंक बोर्ड का, ठीक है। तो याद रखिएगा बंधन बैंक बोर्ड के कौन एमडी और सीईओ बने हैं, तो बंद चंद, ठीक है, बंद चंद, ठीक है। दोनों राइमिंग है, ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हमारा ये सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा आपको ये सेशन, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। अगर नहीं अच्छा लगा है तो प्लीज़ ये भी बताइएगा क्यों नहीं अच्छा लगा है। और अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो बस प्लीज़ देख तो ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि आपसे ये देखने के बाद आपकी जो वैल्यू एनरिचमेंट है एग्जाम्स के लिए वो हो जाएगी। और साथियों एक और चीज़, अगर आप चाहते हैं कि ये सारी न्यूज़ का वन लाइनर एक जल्दी जल्दी रिवीजन कर पाएँ, तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे एक रील आती है रोज़, जिसमें ये सारे जो हम लोग ने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, जितनी न्यूज़ डिस्कस की हैं, उसको वन लाइनर के फॉर्म में दिया जाता है, ताकि आप 1 मिनट में सारी चीज़ें रिवाइज़ कर लें जो कि आपने पिछली रात पढ़ा है, ठीक है। तो जैसे आज हम लोग ने पढ़ा है, तो हम लोग ने इस चीज़ को पढ़ा है, तो ये कल रात जो है इसकी रील डल गई होगी, और ये 1 मिनट की रील होगी। आप जानते हैं इंस्टाग्राम की रील होती है, तो उससे क्या होता है, आप जो भी चीज़ें पढ़े हैं उसको जल्दी से रिवाइज भी कर सकते हैं। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप उसको नेक्स्ट डे पे उसको रिवीजन के तौर पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो भी पढ़ा है आपने एकदम अच्छे से कंसोलिडेट हो जाए और आप एकदम एग्ज़ाम रेडी हो जाए, ठीक है साथियों। अब हम लोग कल मिलेंगे नए सेशन के साथ। तब तक के लिए साथियों खूब मेहनत करिएगा और खूब जल्दी सफल होइए, अपने मम्मी पापा को खूब अच्छा सा एक जीवन दीजिए, ठीक है साथियों। इसी आशा के साथ हम लोग कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।